बेटा अपने आपको अभी क्या इमेजिन करना है? इन्फ्लेटेड बैलून। और किसको करना है? मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, सरफेस टेंशन उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जो बोलेंगे सर लिक्विड 2 बिहेवियर शो करती है, अंदर अलग और बाहर से अलग। सुपरफिशियल बिहेवियर जो आउटर सरफेस है, वो कुछ अलग बिहेवियर शो करेगी। आपको पहली लाइन ये समझनी है। द बिहेवियर ऑफ द आउटर सरफेस इन लिक्विड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द इनर इनर वॉल्यूम। मतलब आपको जो आउटर सरफेस है, अब बेटा आपको ऐसे समझना है कि जैसे बैलून में सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, जो स्ट्रेस्ड होती है, टेंशन में रहती है, जो दबाना चाहती है बैलून को, उसी तरह पानी या फ्लूइड क्या करना चाहता है, अपना आपकी वॉल्यूम को कम करना चाहता है। और वॉल्यूम कम करने का इंटेंशन क्या होता है? वो सरफेस एरिया कम करना चाहता है। मतलब मेन इंटेंशन होता है कि सरफेस एरिया कम हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये लाइन हमने लिख तो ली कि सरफेस एरिया कम होना चाहिए, या जो आउटर सरफेस है वो थोड़ा टेंशन में रहता है, एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, पर ऐसा क्यों होता है? अभी हम इसके रीज़न जानेंगे बेटा। हर चीज़ कहीं न कहीं आके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती है। जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम क्या देखते हैं बेटा, आउटर सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैं आपको एक थोड़ा-सा डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, रुको। सपोज़ ये लिक्विड है, हम जब नीचे वाले एक पार्टिकल को देखते हैं, तो इसके बगल में इसका एक दोस्त होता है, एक और दोस्त होता है, एक और दोस्त होता है, एक और दोस्त होता है। सब इसको बराबर अट्रैक्शन से खींच रहे होते हैं। तो जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, उन पे नेट फ़ोर्स 0 लगता है। ये सरफेस टेंशन कहाँ से आता है? क्यों ये आउटर पार्टिकल्स को अलग कर देता है? ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है पतली-सी है और ये बहुत पतली लेयर होती है। इसकी कहानी क्या होती है? इसको नीचे वाला खींचता है, बट कोई इसको ऊपर से खींचने वाला नहीं होता। तो अगर आप इसके बिहेवियर को ध्यान से देखोगे, इस पे नेट फ़ोर्स डाउनवर्ड लगता है और इसी को कहीं न कहीं हम लोग सरफेस टेंशन का नाम दे देते हैं। तो ये फ़ोर्सेस लग रहे हैं ना, इनका रिजल्टेंट आपको नीचे जाते हुए दिखेगा। यानी किसी तरह से सरफेस हमेशा कम होना चाहता है। देखो बेटा, इस पे नेट फ़ोर्स 0 नहीं होता, नेट फ़ोर्स डाउनवर्ड होता है। ये है आउटर सरफेस पार्टिकल, ये था इनर सरफेस, नीचे वाला था इनर सरफेस, इनर पार्टिकल था, और ये था आउटर पार्टिकल। आप थोड़ी शांति से ये समझो कि ये आउटर जो लेयर बनी है ना बेटा, उसको कोई ना कोई नीचे खींच रहा है, अंदर खींच रहा है। तो अब वो हमेशा मतलब सिकुड़ना चाहेगी, अंदर मतलब पूरा सोचो सरफेस एरिया एक तरह से सबसे छोटा होना चाहेगा। अब यही वजह है कि बेटा आपकी रेन ड्रॉप स्फेरिकल गिरती है। यही वजह है कि कई बार आप पानी के ऊपर ना एक ना बहुत फाइन सा थ्रेड रख दो तो वो तैरता है, जबकि उसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा होती है। मैं सब तब बताऊँगा बेटे तैरता क्यों है, लेकिन आपको नेचर के कुछ फिनोमेना देखने पड़ेंगे। एक वो बेटा मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, ग्रासहॉपर होता है, जिसे जीसस ग्रासहॉपर कहते हैं, वो पानी पे चल सकता है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ सरफेस टेंशन। हम धीरे-धीरे मतलब समझेंगे। पहला पॉइंट मैं बस ये चाहता हूँ, जितना आपको आपके प्रेज़ेंटेशन पे शेयर किया गया है उसको समझो कि आउटर लेयर का बिहेवियर अलग होता है। इट एक्ट एज़ ए मेम्ब्रेन, और जो बिल्कुल स्ट्रेच्ड फॉर्म में होती है। लाइक आप उसको जैसे होता है ना बेटा, आप उसको ऐसे एक बेटा आप ज़रा बिहेवियर सोचना, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बैलून है, आप दबाओ तो ऐसे दबेगा जैसे थोड़ा कि वो आपको बाहर उठा के फेंकना चाहता है। आप जैसे बैलून को ऐसे दबाओगे ना एक तरफ से, तो वो आपको ऐसे एक्ट करेगा जैसे बाहर हटो, अंदर मत आओ। अब बेटा हम लोग थोड़ा-सा ये, और ये मेन रीज़न होता है फ़ोर्स वाला। अभी तक मैं सिर्फ़ ये बताया हूँ कि आउटर सरफेस का बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि उसके ऊपर अंदर की तरफ फ़ोर्स लग रहा होता है। अब बेटा इंटरफेशियल फ़ोर्स क्यों कहते हैं, आपको यहाँ फ़ोर्स के डायग्राम में समझ आ रहा होगा।
बेटा मैं पीपीटी आपसे शेयर करूँगा, तो प्लीज़ बेटा थोड़ा-सा सिर्फ़ समझने पे ध्यान दो। क्या यहाँ तक सब क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सरफेस टेंशन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और सबसे ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल सरफेस टेंशन से ही बनते हैं। तो एन्जॉय करते हुए पढ़ना। बेटा क्या यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। अब ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाई दिस डायग्राम इज रियली इंपॉर्टेंट? बेटा आप लोग कुछ अगर क्वेश्चन मन में आ रहा है आप चैट पे लिख के भी भेज सकते हो। व्हाई दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट इज शोइंग। बेटा हम अभी देखेंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा। मैंने अभी बोला कि आप कुछ ग्रासहोपर्स हैं जो पानी पे चल सकते हैं। आप ना बहुत फाइन नीडल नीडल टाइप का है ना, उसको ऐसे फ्लैट करके रख दो, वो डूबता नहीं है। बहुत फाइन नीडल हो। हम लोग बहुत सारी बातें देखेंगे कि अब पानी में सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, बाकी लिक्विड्स में कैसा होगा? कुछ सोचेंगे क्या मतलब कि सरफेस टेंशन एक जनरल प्रॉपर्टी है कि मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगी? और देखते हैं बेटा, पहले ये समझते हैं कि ये डायग्राम हमें जो फ्रंट में वो क्या बताना चाह रहा है। बेटा ये बताना चाह रहा है कि अगर आप ना कभी भी सरफेस को काटने की कोशिश करोगे। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, आपके सामने एक बर्थडे का केक पड़ा हुआ है, आप उस केक को काटते हो तो सरफेस एरिया बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। आप जैसे ही केक को काटते हो यू आर क्रिएटिंग न्यू सरफेस एरिया। ये बात समझ आ रही है? और फ्लूइड जी सर। सरफेस एरिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमेशा ये बात समझना कि फ्लूइड क्या चाहता है। फ्लूइड की इच्छा ये होती है, अरे भाई किसी तरह ना तुम इसको चेंज करो। वो कहता है कि जो सरफेस एरिया है ना वो मिनिमम होना चाहिए। आप बोलोगे बेटा मिनिमम क्यों नहीं चाहिए सर? उसकी इच्छा ऐसी होती है कि भाई सरफेस एरिया रहे ना। बेटा प्रकृति या नेचर ऐसा चाहता है कि सब लोग के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या मिनिमम एनर्जी की तरफ लोग चलते हैं। जैसे एक बॉल आप हवा में उछालते हो, वो वापस जमीन में क्यों आना चाहता है? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है। या एक और सिंपल भाषा में ऐसे बोलता हूँ बेटा, होता क्या है, जब मैं नीचे के पार्टिकल्स देखता हूँ तो ये टाइटली पैक्ड रहते हैं, लेकिन जब यहाँ के पार्टिकल देखता हूँ तो उन पे कुछ ऐसे फोर्स लगा रहता है। इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अब बेटा किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, इनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है। अब होता क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो आउटर पार्टिकल्स हैं दे हैव हाई एनर्जी, और नीचे वाले पार्टिकल्स के पास लो एनर्जी। आप बेटा किसी भी तरीके से याद कर सकते हो कि सर ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी तो होता था, ऊपर वालों के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, नीचे वालों के पास कम होती है। हमेशा ऐसा ही होता है बेटा, चाहे वो ग्रेविटेशन हो चाहे कैसे हो। बेटा ज़रा ऐसे सोचो कि अभी इस लाइन से मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, आउटर लेयर विल हैव मोर एनर्जी। ये जो बाहरी सतह है, आउटर सरफेस ऑफ एनी फ्लूइड, जैसे हमने आपके सामने एक रेन ड्रॉप पड़ा हुआ है, तो जो रेन ड्रॉप का ये आउटर सरफेस है ना, इसकी एनर्जी थोड़ा एक्स्ट्रा होती है ई प्लस, और अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी ई रहती है। अब क्या आप ये लाइन समझ पाए कि सरफेस बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए? यू नीड एनर्जी टू क्रिएट सरफेस। सरफेस हैव एक्स्ट्रा एनर्जी। अब कोई भी सिस्टम एक्स्ट्रा एनर्जी रखना नहीं चाहता है, और वो मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहेगा टू हैव मिनिमम एनर्जी। बेटा आप ये सोचो ना किसको अच्छा लगेगा, जैसे आप उसको केक की तरह काटोगे तो एक नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से बेटा? कहीं ना कहीं से तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इससे बचने के लिए लिक्विड कुछ ऐसा बिहेव करता है कि अगर आपने सोचो ये जो काट रहे हो ना बेटा, ये कोई फ्लूइड है टोटल,
और ये आपका नाइफ है। ये आपने जो ये लाइन बनाई ना, दिस लाइन इज योर नाइफ। आप जैसे ही इसको काटना शुरू करोगे, एक बेटा आपको सीधे एक ऐसा फोर्स मिलेगा जो टेंजेंशियल होगा उसके। बेटा आप ज़रा समझने की कोशिश करना, टेंजेंशियल का मतलब बता रहा हूँ मैं कि मैं जैसे आप फ्लूइड है ना, आप जैसे ही समझो ये फ्लूइड की आउटर लेयर है, आपने ये नीडल को रखा है ऐसे, तो बेटा यहाँ से ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगने लगेगा। अगर ये दब गया तो आपको ये थोड़ा उठा-उठा दिखेगा, और अगर ये नहीं दबा, बिल्कुल सरफेस पे रहा, तो आपको फोर्स का डायग्राम ऐसे दिखेगा। बेटा आप जितना ज़्यादा सरफेस काटोगे, जैसे ये लेंथ जितनी लंबी होगी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जितना लंबा इसको काटने की कोशिश करोगे, बेटा एक नीडल क्या करता है, वो पूरे पानी को, अगर आप पानी में एक नीडल छोड़ दो इस तरीके से, लाइक एक सरफेस एरिया है, आपने एक नीडल को ऐसे रख दिया, तो होता क्या है, अगर ये नीडल सीधे सीधे बेटा हॉरिजॉन्टली नीचे गया, तो वो पूरी उस पूरी पानी को काटने की कोशिश करेगा दो पार्ट्स में। जस्ट इमेजिन कि आपको साइड व्यू से पानी ऐसे कटता हुआ दिखेगा। अगर आपने एक नीडल ऐसे रख के छोड़ दिया है, तो आपको पानी ऐसे कटता हुआ दिखेगा, और ये देखो एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हुआ। तब इस एक्स्ट्रा सरफेस को ना क्रिएट होने के लिए कुछ ध्यान से देखने पे आपको निडल ऐसे दिखेगी, कि ये निडल होगी और इसके ऊपर ऐसे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, जो बोलेंगे भाई तू अंदर मत जा, तेरे अंदर जाने से नया सरफेस क्रिएट हो रहा है। बेटा देखो, इतनी सारी बात मैं अच्छे से समझाने की जगह आपको ऐसे भी बोल सकता था कि सरफेस टेंशन कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन फ्लूइड के लिए, उससे जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब बच्चा इसको याद करने लगता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि सर हमें सरफेस एरिया बढ़ने नहीं देना है, फ्लूइड की इच्छा है कि भाई मेरा कोई सरफेस एरिया ना बढ़ाए, तो वो क्या करेगा, वो विरोध करेगा। जब आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो विरोध कैसे करेगा, वो आपको कुछ ऐसे ही फोर्स लगाएगा कि चल बे तू बाहर निकल भाई, हड्डू, हड्डू। तू मेरा सरफेस बढ़ा रहा है, तू बाहर जा। बात आपको समझ आई बेटा? ये देखो फोर्स एक्टिंग। अगर ये निडल थोड़ी भी सरफेस पे दबी, तो ये टेंजेंशियली फोर्स लगा देगी। बेटा आपके लिए जानना बहुत जरूरी है मैंने टेंजेंशियल वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये डायग्राम देख के बच्चे बोलेंगे सर परपेंडिकुलर। बेटा हाँ परपेंडिकुलर है, बट लाइन ऑफ कांटेक्ट पे ये टेंजेंशियल लगती है, देखो, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगी। जिस लाइन पे आप केक की तरह काट रहे हो, फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन जिस सरफेस से काट रहे हो उसके टेंजेंशियल लगेगा। बेटा अगर आपको ऐसे समझना है कि थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो आप साइड से ना एक समझो कि बहुत बड़े पानी के अंदर एक बोट, आपको साइड व्यू दिख रहा है बोट का, मतलब आप यहाँ खड़े होके दूर से बोट को देख रहे हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर बोट पानी में सीधे ऐसे नीचे अंदर जाना चाहती है, तो पानी बोलेगा दोस्त मैं तेरे को अंदर जाने नहीं दूंगा, ये ले एक फोर्स, ये ले एक फोर्स, पानी में अंदर मत जा। और इस फोर्स की क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि बोट कितनी लंबी है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द बोट। पर बेटा बोट के लिए हम सरफेस टेंशन यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए करते हैं। सरफेस टेंशन का फोर्स बहुत तगड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है ज्यादा। बेटा इससे हम कई फिनोमेना पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम कैपिलरी राइज समझ सकते हैं कि प्लांट्स कैसे पानी पीते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड्स इन प्लांट पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं पढ़ सकते कि आप सोचोगे कि शिप को उठा लेगा। मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बेटा, कि जैसे कोई शिप समझ लो, बिल्कुल एक नैनो शिप बना दो छोटी सी, तो शिप सीधे पानी को ऐसे काटना चाहेगी, तब पानी उसको रेजिस्ट करने के लिए ऐसे फोर्स लगाएगा कि भाई प्लीज डू नॉट कट मी। आप कट करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया मुझे नहीं बढ़ाना। बेटा आपको क्या ये बात समझ आई? किसी कोई डाउट है इसमें? बेटा अभी तक इस स्क्रीन से टेक अवे क्या क्या है आपके, कि फ्लूइड सरफेस एरिया कम करना चाहता है, आउटर सरफेस के पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द इनर सरफेस, और इसी वजह से सिंस नेचर हमेशा चाहता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में।
तो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहने के लिए आप ये नहीं चाहोगे कि आपका सरफेस एरिया थोड़ा भी इंक्रीज़ हो। यू विल नेवर वांट कि आपका सरफेस एरिया बड़ा हो। हाँ, मैं फ़ोर्स का डायरेक्शन समझाता हूँ बेटा। फ़ोर्स का डायरेक्शन बेटा अच्छे से समझ लो, मुझे इसमें कोई जल्दी नहीं है। इट विल ऑलवेज़ टेक टाइम। थोड़े डायग्राम्स और आएँगे जो आपको अब बेहतर समझा पाएँगे। मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ कि अच्छा देखो बेटा, एक समझो कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो और समुद्र को देख रहे हो ऊपर से। ये समुद्र का ऊपर का व्यू है। आपने यहाँ पे एक नेल ऐसे रख दी। बेटा देखो, कुछ नेल पे ना, नेल क्या करना चाहेगा? नेल सीधे नीचे अंदर जाना चाहेगा। अंदर, नीचे, नीचे, नीचे। ये डायरेक्टली अंदर जाना चाहेगा, और जब ये अंदर जाना चाहेगा, तो ये आपको सागर को कुछ इस तरीके से काटता हुआ दिखेगा। अगर ये नेल अंदर चली गई, तो ये पूरा सागर को काट देगी और एक नया एरिया क्रिएट हो जाएगा जो बहुत बड़ा होगा। अब ऐसा ये चाहता नहीं है। भाई पानी बोलेगा देखो भाई, तुम पतले से छोटे से ऑब्जेक्ट हो, मैं तुमको रोक सकता हूँ इतना काटने से। इतनी नई सरफेस एरिया के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उतनी वहां लगाऊं। इससे बढ़िया मैं तुमको रोक दूं कि तुम अंदर ही ना हो। बेटा तुम इतना सोचो, अगर आपको भावनाओं को समझना है तो ऐसा सोचो, आपके हाथ में बर्थडे का एक केक, आप बर्थडे का एक केक पड़ा हुआ है, आप काटने जा रहे हो। बेटा चक्कू को रोकने के लिए फोर्स कहाँ लगेगा? केक अगर आपको काटने से रोक रही है तो फोर्स कहाँ लगेगा? जस्ट इमेजिन। आपके पास एक बैलून है, उसको आप अंगुली से प्रेस कर रहे हो, तो आपको अंगुली से रोकने के लिए फोर्स कैसे लगता है? मतलब बाय द बैलून आपको कैसे फोर्स लगता है? इमेजिन करो जरा। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। बेटा क्या आपको बात समझ आई मैंने क्या बोला? बेटा हो सकता है ना कि नहीं समझ आ रही, हो सकता है कि कुछ नहीं करना बेटा, एक ना पतली सी कोई भी आप पेंसिल लेके ना एक बैलून को दबाने की कोशिश करना। यू विल फील कि पेंसिल पे फोर्स कैसे लग रहा है। दैट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। आप जितनी बड़ी पेंसिल लोगे, उतनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, आप उतना उसका एरिया बड़ा कर रहे हो, जो आप दबाने के बाद उसका एरिया उतना बड़ा करोगे, तो उतना ज़्यादा फोर्स लगता है, जो अभी आ जाएगा पिक्चर। बेटा थोड़ा-सा क्लियर हुआ? यस। थोड़ा-थोड़ा इमेजिनेशन साथ में करो बेटा, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट आएँगे, डोंट वरी। ये लाइन समझे? बट अलोंग द सरफेस मतलब टेंजेंशियल टू द सरफेस, और परपेंडिकुलर मतलब लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब चक्कू के परपेंडिकुलर दिखेगा, बट कुछ इस तरह से कि चक्कू बाहर निकल जाए अगर आप केक काट रहे हो। नाइफ ऐसे बिहेव करेगा कि केक चाहता है कि वो अंदर ना जाए। वो उस पे इस तरह से फ़ोर्स लगाएगा जैसे उसको कोई बाहर खींच के निकाल रहा हो। अच्छा आपका दोस्त अगर गड्ढे में फँस जाए कहीं पे, तो उसको कैसे बाहर निकालोगे? आपका दोस्त अगर गड्ढे में फँस जाता है, ये आपका दोस्त है, पोटैटो साइज़ का, ऐसे ही बाहर निकालोगे ना, कि चलो बाहर निकलो। तो अगर इसी चीज़ को तुम ऐसे इमेजिन कर लो कि कोई चीज़ ऐसे पड़ी है, साइड व्यू देखने पे कुछ इसको ऐसे फ़ोर्स लगा रहा है, तो अलोंग द सरफेस, इस लाइन का मतलब है अलोंग द सरफेस, इसका अलोंग द सरफेस यानी टेंजेंशियल। बट इस जिस निडल या जिससे तुम काट रहे हो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा। इफ वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन तब ये परपेंडिकुलर है, बट सरफेस के टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू सरफेस, बट परपेंडिकुलर टू जिससे तुम काट रहे हो, जो स्ट्रेट लाइन है। बेटा ये बात समझ आई? अब यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ को हमने सरफेस टेंशन डिफाइन कर दिया। बेटा अलग अलग बुक्स में इसके लिए अलग अलग सिंबल यूज होंगे, जो आपको अच्छा लगे आप सिंगल सिंबल यूज करना। मैं कभी कभी ऐसे ही सिंबल यूज कर लेता हूँ, या सीधे लिख के कि सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला पहला मिला, अब जो जो सिंबल यूज करना चाहो कर लो। और ये बेटा इसकी पहली डेफिनेशन हुई। अगर एग्जाम में कभी आता है टू राइट सरफेस टेंशन, आपको यही पेज लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसी तरह से लिखना पड़ेगा। दिस इज डेफिनेशन व्हाट वी ऑब्जर्व। बेटे क्या हम आगे बढ़े?
Yes, sir. अब बेटा एक भारी लाइन आ गई, इसको मुझे समझाने दो। हम लोग क्या देखते हैं बेटा, देखो, व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने क्या किया, हम बेटा घर में पानी का टैप आपने अच्छे से बंद कर दिया, लेकिन जब आपने टैप को ऑब्जर्व किया तो उसमें से पूरी बूंद इकट्ठा होती है फिर जाती है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट ऐसे गिर रहे हैं, पहले वो बूंद बन के इकट्ठा होगी और फिर ड्रॉप होगी। कभी सोचो ऐसा क्यों होता है? बेटा रीजन क्या है कि पानी जब बहुत छोटी मात्रा में टैप के मुंह पे रहता है तो वो इकट्ठा होकर सरफेस एरिया कम करना चाहता है। देखो अगर पानी की बूंदें ऐसे ऐसे हैं तो हर एक का सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो मिलके हमेशा ऐसे हो जाना चाहती हैं ताकि सरफेस एरिया, बेटा देखो, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। यहाँ टोटल सरफेस एरिया, एक का सरफेस एरिया कम है इससे, बट टोटल बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो इकट्ठा हो जाना चाहती हैं और सरफेस एरिया को घटा लेना चाहती हैं। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि मैं इस लाइन को समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल समझाना पड़ेगा। बेटा आपने क्या किया, एक बहुत पतला स्टील का इस टाइप का यू टाइप का वायर ले लिया। आपने एक बहुत पतला सा स्टील का वायर ले लिया, इस तरह से शेप देख लो बेटा। अब आपने क्या किया, अब दौड़ के गए और इसको एक सोपी लिक्विड में, बेटा एक ऐसा लिक्विड जिसमें सोप टाइप का मिला हो, उसमें डुबो के लेते आए। अब जैसे ही डुबो के लेते आए, जैसे ही आपने बाहर निकाला तो पहले आपको इतने एरिया तक, इतने एरिया तक आपको एग्जाम्पल के लिए वो लिक्विड दिखा, सोप टाइप का। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये अगर एक लिक्विड की, अच्छा पतली सी चीज जो सर्फ, कई बार अगर पतला लिक्विड बनता है सरफेस पे तो इसको फिल्म कहेंगे। तो इस फिल्म के कितने एरिया है बेटा, बताओ? हाउ मेनी सरफेस एरिया यू आर सीइंग इन दिस फिल्म, बताओ? हमको ये एक सोपी लिक्विड दिखता है, दिस इज सोपी लिक्विड। अब यू टेल मी कि आपको कितने एरिया दिख रहे हैं। हमने जस्ट इसको सोप वाले पानी से स्टील वायर को निकाला। बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको समझाते वक्त बोला था कि लिक्विड ऐसे रहता है, सिर्फ ऊपर कुछ माइक्रोन थिक लेयर को हम सरफेस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सर सरफेस 1 किलोमीटर जितना लंबा सरफेस होगा, नहीं बेटा, ये लेयर इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या आपको बात समझ आई? तो एक बच्चा इस तरफ खड़ा है तो उसके लिए एक सरफेस बना, ये वाला सरफेस, और एक बच्चा जो इधर खड़ा होगा उसके लिए पीछे एक और सरफेस बनेगा। अरे बेटा मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर एक सोप का बबल दिखता है ना तो उसमें दो सरफेस होते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, और हम इस लेयर को भी बहुत मोटा मानते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई? टेक योर टाइम। अगर बेटा में कभी सोप बबल देखा होगा, ये प्रक्रिया सर्दी में कम दिखती है, जब नहाते हो बेटा कई बार साबुन लगाते हो सोप बबल बनता है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि उसकी भी थिकनेस तुम्हें बड़ी लेनी है, और ये और ये अलग-अलग सरफेस देखेंगे, ये बाहर वाली सरफेस देखेगा, ये अंदर वाली। क्लियर है बेटा? तो तुम बताओ, ये जो फ़िल्म बनी है, दिस फ़िल्म विल हैव 2 लेयर, एक इस तरफ होगा और एक अंदर की तरफ से यहाँ पे जाके देखोगे तो दिखेगा। बात समझ आई? बेटा Yes, sir. Yes, अब sir. मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि बेटा एक पेपर है ना आपके हाथ में, एक पतला सा पेपर, तो एक तरफ से बोलोगे सर एक सरफेस एरिया, दूसरी तरफ से बोलोगे दो सरफेस एरिया। ऐसे नहीं बोलोगे कि सर ये तो पतली सी शीट है, पतली शीट दोनों तरफ से दो सरफेस एरिया होगी। अब देखो, अब हम क्या ऑब्जर्व क्या करते हैं, इस लिक्विड को जल्दी है भाई, ये ऐसे भागने लगती है। ये पूरी फिल्म अचानक से थोड़ी देर बाद आप बोलोगे कि सर ये क्या हुआ, हमारा
लिक्विड तो यहाँ आके इकट्ठा हो गया और एक बूंद बन रहा है और फिर ड्रॉप हो जाएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट बनेगा बड़ा सा और फिर ड्रॉप की तरह नीचे चला जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि क्यों? बेटा लिक्विड के इंटेंशन क्या थे? टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। अब इतना बड़ा-बड़ा 2 सरफेस एरिया, एक एरिया आगे और एक एरिया इसके पीछे। अब ये 2A सरफेस एरिया लेके घूमेगा कि छोटा होके एक स्फीयर बन जाएगा। बेटा पता है, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर के पास सबसे कम सरफेस एरिया होता है। इसीलिए सारे लिक्विड टेंड्स टू बिकम स्फेरिकल। और ये बेटा पता है ये ना लिक्विड की खुद की इंटरेक्शन या अट्रैक्शन की वजह से होती है। इसमें ग्रेविटी का रोल नहीं होता। आप ना स्पेस में लेके जाओगे ना तो भी सरफेस टेंशन लगेगा। अगर आप किसी लिक्विड को स्पेस में लेके चले गए जहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो इसका इसका ओरिजिन तो ये था कि आउटर लेयर के ऊपर अंदर की तरफ खिंचाई होती है बेटा, उसको नीचे खींचा जाता है देखो। तो ये वहाँ पे भी लगेगा, अगर आप चाँद पे लेके चले जाओगे ना तो भी सरफेस टेंशन रहेगा। अब चाँद नहीं, ऐसी स्पेस में लेके चले जाओ जहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है, तो भी लगेगा बेटा सरफेस टेंशन। अब देखो हो क्या रहा है कि एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो हम इसको मैथमेटिकली स्टडी करना चाहते हैं। व्हाट वी डिड कि सर एक काम करते हैं, हमको थोड़ा-थोड़ा समझ आ गया कि कुछ ऐसा होने वाला है कि अगर हमारी जो फ़िल्म बनी है, वो इधर भागेगी। मैंने बोला हाँ, बिल्कुल बेटा भागेगी। तो बच्चों ने क्या किया, उन्होंने इसकी लेंथ देख ली, सर लेंथ कितनी है बेटा? मैंने बोला लेंथ L है। अब उन्होंने जानबूझ के क्या किया बच्चों ने, कुछ एक धागा यहाँ पे जो बेटा देखो, इस धागे को देखो ध्यान से। ये एक मैंने थ्रेड बनाया है इस डिज़ाइन में। अगर अब इस थ्रेड के साथ मैं यहाँ पे सोपी बबल लिक्विड रखूँगा, अब मैं अगर इसको बाहर निकालूँगा, तो मुझे ये धागा मूव करते हुए दिखेगा साथ-साथ। ये जो थ्रेड है, वो मुझे राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड जाता दिखेगा। तो मैं इसको रोकने के लिए फ़ोर्स लगाता हूँ, दोस्त मत जाओ, एफ एक्सटर्नल। और ये फ़ोर्स लगाता है फ्लूइड कि मेरे साथ चलो, अगर थ्रेड मेरे साथ जाएगा, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो ये फ़ोर्स बाय सरफेस टेंशन, ये बोलता है चलो अंदर चलो। अब मैं क्या देखता हूँ कि लेट अस से कि डीएक्स मूवमेंट हुई, डीएक्स मूवमेंट हुई। अब मुझे समझ आता है कि मेरा फ़ोर्स था सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। देखो हमने ये सरफेस टेंशन को ये डिफाइन किया था फ़ोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फ़ोर्स आएगा सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ। बट बेटा एक चीज़ बताओ, ये तो एक लेयर के लिए हुआ, 2 लेयर के लिए फ़ोर्स कितना आ जाएगा? बेटा ध्यान से देखो, एक लेयर ऊपर है, तो एक लेयर इसके पीछे भी ऐसे रही होगी। तो नेट फ़ोर्स कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा बाय सरफेस टेंशन फॉर 2 लेयर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, 2 लेयर के हिसाब से सोच रहे हैं, फॉर 2 लेयर। तो इतना फ़ोर्स इधर लग रहा है, ये वाला एफ सरफेस टेंशन वाला, ये फ़ोर्स इतना हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डीएक्स मूवमेंट हुई, तो वर्क डन बाय द फ्लूइड कितना हुआ? हम वर्क डन को कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। बेसिक फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ डीएक्स। बेटा आप लोगों ने वर्क डन देखा? वर्क डन देखा बेटा? अब देखो, एक बच्चा खुशी-खुशी ऐसे ही बना रहा है कि सर सरफेस टेंशन आपको पता है क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा। दूसरा बच्चा बोल रहा है नहीं, नहीं, नहीं सर, सरफेस टेंशन पता है क्या होता है? वर्क डन। भाई जितना एरिया हम लोगों ने बढ़ाया या घटाया, इंक्रीज्ड एरिया, डिक्रीज्ड एरिया। देखो, यहाँ पे इंक्रीज हमने एरिया को घटाया, सरफेस टेंशन ऐसे कुछ बेटा कितना एरिया घट गया? एक लेयर ने कितना एरिया डिक्रीज किया? ए इंटू डी एक्स। अगर मैं ऐसे बताता हूँ बेटा, जैसे डी एक्स इसकी लेंथ है इंटू एल, तो कितना एरिया कितना डिक्रीज हुआ एक तरफ से?
L इंटू डी एक्स। बेटा ध्यान से देखो, एक तरफ L इंटू डी एक्स और दो, टोटल एरिया डिक्रीज कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, 2L dx। तो अगर मैं इसको 2L dx से डिवाइड करूं तो बेटा आप क्या देखोगे, L dx 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा, मैं ऐसे लिखता हूँ, वर्क डन बाई सरफेस टेंशन अपॉन चेंज इन एरिया। क्या बेटा आपको ये दिख रहा है कि ये कट कुटा के आपको सरफेस टेंशन ही मिलेगा, dx कट गया, लेंथ लेंथ कट गया, 2 कट गया। तो या तो आप इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलोगे या वर्क डन बाय द फ्लूइड इन चेंजिंग द एरिया पर यूनिट एरिया बोलोगे। इन दोनों में से कोई एक चीज हमेशा सरफेस टेंशन कहलाएगी और दोनों बात बराबर है। या तो मैं सरफेस टेंशन को फोर्स के एंगल से समझाऊंगा या तो एनर्जी के। बेटा आप लोगों को क्या बात समझ आई? बेटा लिक्विड भी वर्क कर सकती है, देखो ना, वो इस थ्रेड को मूव करा देगी। ये जो थ्रेड है ना, वो आपको इतना मूव करते हुए दिखेगा। बेटा अगर कोई चीज मूव कर रही है और आप फोर्स भी लगा रहे हो तो वर्क डन होगा ना। तो मैं आपको ऐसे डिफाइन करता हूँ, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो दोनों बातें एक ही हैं। हम सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करें या वर्क डन पर यूनिट एरिया डिफाइन करें, दोनों बात बराबर है। बट वर्क डन पर यूनिट एरिया से बहुत बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले बनेंगे और फोर्स पर यूनिट लेंथ से भी बनेंगे, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। बट आपको कैसे याद रखना है कि सर कुल मिला के सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ रहा या बेटा वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया रहा। बेटा क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया, मतलब दिमाग में ही सही, ये समझा आपने? बेटा बताओ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुझे जल्दी नहीं, मैं आराम से भी बता सकता हूँ। देखो मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायमेंशनली इट इज इक्वल टू द फ्री सरफेस एनर्जी। अब बेटा देखो, आप ये समझो कि यहाँ पे फ्री सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए डेल्टा वर्क डन बाय द सरफेस टेंशन हुआ है, विच इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया स्टोर्ड इन द सरफेस। हमेशा सरफेस के पास ज्यादा एनर्जी रहती है, ये उसी की बात की गई है। बेटा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया आप समझो ना, सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन पर यूनिट एरिया, हम सरफेस टेंशन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। अच्छा बेटा ऐसे सोचो कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस थ्रेड को बाहर ले जाता तो भी सरफेस टेंशन अंदर ही फोर्स लगाता, तब मैं जितना वर्क डन करता बाई एफ एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकलता, इट इज इक्वल टू द न्यूमेरिकली वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाई यूनिटी। अगर मैं एरिया को 1 मान लेता तो सरफेस टेंशन वर्क डन आ जाता कि नहीं? सरफेस टेंशन अगर वर्क डन पर यूनिट एरिया है तो एरिया 1 मान लो, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन। आपसे अगर कोई पूछे ना कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो आप मैथमेटिकली उसको ऐसे लिख, एक लैंग्वेज में लिख सकते हो कि यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी खर्च होगी लिक्विड की। बेटा आप सोचो कि आप बैलून को इन्फ्लेट करते हो ना, तो यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए जो एनर्जी खर्च हो दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन मैग्नीट्यूड वाइज। क्या बेटा मैं आगे बढ़ूं? इतनी सारी मेहनत करने के बाद, डोंट वरी बेटा, बहुत अभी इसको आराम से पढ़ना है। मैथमेटिकली इसको पढ़ाना ईजी है, डेफिनेशन पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैथमेटिकली आप बोलोगे तो हम जल्दी जल्दी बढ़ सकते हैं। बेटा इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर आती है। कॉजेज ऑफ सरफेस टेंशन, आई होप बेटा मैंने ये डायग्राम आप लोग को थोड़ा सा समझा दिया है कि हम बी वाले पार्टिकल में इंटरेस्टेड हैं, ए वाले में भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप ऐसे बोलना, सर आउटर लेयर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो नेट फोर्स नीचे लगाते हैं। इस तरीके से जो जो आउटर लेयर है वो अंदर हमेशा नीचे की तरफ आना चाहती है, यानी वो किसी तरह से श्रिंक करना चाहती है आउटर लेयर।
ये जो नेट फोर्स डाउनवर्ड है, हम उसी की बात को सरफेस टेंशन बनाते हैं। अब बेटा इट कैन रेज मैनी न्यूमेरिकल्स, यानी अगर एक पतला सा बेटा अपना जैसे उतना फाइन जैसे टूथपिक है ना, जैसे वो आता है ना लकड़ी से बना हुआ टूथपिक, उसको पानी पे रखो, आपको पता है वो ना अंदर ही नहीं जा पाएगा। आप बोलोगे सर टूथपिक तो बड़ा उसकी डेंसिटी कम होती है, वो तो ऐसे ही अंदर नहीं जाएगा। पर बेटा आप ध्यान से देखोगे ना, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस टेंशन वाला ही काफ़ी होता है, वो पानी के अंदर ही नहीं जाता है। अंदर जाएगा तब ना बायएंड फोर्स लगेगा, जब पानी डिस्प्लेस करोगे तब ना बायएंड फोर्स आएगा, वो सरफेस टेंशन ही रोक देता है उसको। अब इस लाइन का मतलब समझाता हूँ बेटा। अब ए से उठा के बी में रखने में ना एनर्जी लगती है, बी के पास ज़्यादा एनर्जी है, तो ए से किसी पार्टिकल को बी पे ले जाओगे ना, बेटा सरफेस मत बनाओ। सरफेस बनाना किसी लिक्विड को अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा बड़ी मेहनत से तो मैं सरफेस कम कर रहा हूँ, अब सरफेस बनाए पड़े हो। तो यही बात यहाँ लिखी है। देखो बेटा, अच्छा आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि सिर्फ अगर हम पानी की बात करें और मरकरी की बात करें, ये दो एग्जांपल सबसे ज्यादा लिए जाएंगे, क्योंकि उसका रीजन है बेटा। अब पानी की बात करो और मरकरी की बात करो, तो बेटा हम क्या देखते हैं कि दोनों को स्फेरिकल हो जाते हैं, अगर आप छोड़ दो तो स्फेरिकल हो जाता है। बेटा आप लोग के घर में थर्मोमीटर होगा, कभी थर्मोमीटर टूटा हुआ मरकरी बाहर आई है? किसी ने देखा है, ऑब्जर्व किया है? अच्छा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आप क्या समझे। ये देखो, ये देखो, ये आपके घर की सरफेस। बेटा अभी क्लासरूम होता है ना, तो मैं आपके सामने पानी थोड़ा सा गिरा देता सरफेस पे, तो आप क्या देखते हैं, पानी ऐसे फैल जाता है, ऐसे करके फैल जाता है। मरकरी को सरफेस पे रखो, उसके अंदर अकड़ है, वो अपने में रहेगी, बोलेगी मैं नहीं टच कर रही किसी को। ये मरकरी का बिहेवियर और ये वाटर का बिहेवियर। अब इसमें हम सोचते हैं कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम बोलेंगे डू नॉट वेट द सरफेस। अब इसका मतलब समझेंगे बेटा, मतलब वो सरफेस पे चिपकता नहीं है, और ये वाला होता है वेट द सरफेस टाइप। ऐसा क्यों? पानी, और बेटा आपको अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो एक पानी की बोतल से ना दीवार पे पानी फेंको। अब जब दीवार पे पानी फेंकोगे ना, तो आप क्या देखोगे, पानी नीचे जाते जाते दीवार पे ही चिपक जाएगा, वो दीवार में ही रह जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं मरकरी को दीवार पे मारूंगा, तो वो रोल करते 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 नीचे आके पूरा आपको वहीं से लंप की तरह दिखेगा। मतलब आप एक बात समझते हो कि मरकरी हमेशा अपने में रहना चाहता है, पर पानी को क्या पसंद है, दूसरा सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस। तो ऐसे कैसे डिसाइड होगा? बेटा सरफेस टेंशन का ओरिजिन क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, कि भाई इस आउटर पार्टिकल पे अंदर वाले नीचे कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं तुमको सिंपल सी बात बताता हूँ, एक फोर्स होता है एडहेसिव और एक होता है कोहेसिव। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जब सेम पार्टिकल्स के बीच में लगता है, लाइक वाटर के दो पार्टिकल्स के बीच में, अगर हम दो पार्टिकल लें और दोनों वाटर के लें और ये फोर्स अच्छा लगे, तो हम अच्छा लगे ना लगे हम इसे कोहेसिव कहते हैं। और एडहेसिव क्या फोर्स होता है, जैसे सपोज बेटा आप जितने भी फेविकॉल ये सब यूज करते हो, गम यूज करते हो, जो बोलते हो, वो एडहेसिव कहलाते हैं। क्यों? वो अपने अपने पार्टिकल से अच्छा वो दूसरे के पार्टिकल से चिपकना पसंद करते हैं, उनका ये फोर्स हाई होता है। मतलब द फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, और फोर्स बिटवीन को मतलब सेम होता है बेटा, सेम नेचर पार्टिकल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। पानी का एडहेसिव इज मोर देन कोहेसिव, मतलब उसको अपने साथ नहीं रहना है, उसको इस सरफेस से चिपकना है। आप कभी भी कहीं पे भी पानी को डालो, देखो पूरा फैलने की कोशिश करता है और चिपक जाता है, एक लेयर सी बनाता है। मरकरी बोलता है नहीं, मेरा अपने ही पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, कोहेसिव इज ग्रेटर देन एडहेसिव। तो इसमें बेटा बहुत सारी चीजें आती हैं निकल के। हम अभी
एक कॉन्टैक्ट एंगल डिफाइन करेंगे। रुक जाओ, मैं ऐसे डिफाइन ही कर देता हूँ यहाँ पे। बेटा यहाँ तक आपको समझ आया है? मैं थोड़ा डायग्राम दोबारा बना दूँ? मैंने अब तक यस सर। इस पेज में कोहेसिव वर्ड लिया है, एडेसिव वर्ड लिया है। कोहेसिव मीन्स दोनों पार्टिकल सेम नेचर के हों तो उनके बीच का अट्रैक्शन। एडेसिव फोर्स का मतलब दो अलग-अलग पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन। बेटा प्लीज़ ऐसे सोचो ना, एकदम बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल सोचो कि आप पानी दीवार पे फेंकते हो, अब देख लो नीचे आते तक पानी पूरा सोख लेता है, दीवार पूरा पानी सोख लेता है। अगर थोड़ा डालोगे तो। मैं पूरी बाल्टी का पानी फेंकने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा-सा पानी डालो, दीवार पूरा सोख लेता है। क्यों? वाटर पार्टिकल्स का अट्रैक्शन अलग पार्टिकल्स के साथ, हेटेरोजेनियस पार्टिकल के साथ ज़्यादा है। तो दे हैव मोर एडहेसिव फोर्स। लेकिन अगर आप मरकरी को दीवार पे फेंकोगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बेटा पता है, अब आप ऐसे मान लोगे कि सर पानी को हर जगह फैलना है। नहीं बेटा, कुछ ना नेचर में निकलो, सुबह ओस की बूंदों को देखो, कुछ पत्तों पे वो ऐसे रहते हैं जैसे वो परफेक्ट। अब पत्तों पे ऐसे देखोगे कि पानी की बूंदें ऐसे हैं, जो आप कोई भी ना जैसे बड़ा-सा पत्ता देखना, उसपे आपको पानी की बूंद ऐसे लगेगी जैसे ये तो स्फेरिकल बनी हुई है, बिल्कुल मोतियों की तरह दिखेगी। तो ये मत समझना कि पानी को हर जगह चिपकना है, ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे, ये कॉन्टैक्ट सरफेस भी और वाटर भी। बेटा क्या आप मेरी बात समझे? फोर्स ऑफ एडेसिव यस। कितना है, ये दोनों सरफेस पे डिपेंड करेगा, एक पे नहीं। अब बेटा मैं आपको इसी में एक टर्म पढ़ाता हूँ, कॉन्टैक्ट एंगल, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस एनसीईआरटी में इसका डायग्राम अच्छे से दिया है, तो आप देखना। अगर आपको वैसे 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। बस ध्यान देना ज़रा, मैं बना के आ रहा हूँ। सपोज़ ये आपको मरकरी दिखा, अपने में रहने वाला। तो आप एक कॉन्टैक्ट एंगल, बेटा ये सारे टर्म अभी मैथ्स की तरह बन जाएँगे, थोड़ी देर में हम इसका बहुत यूज़ करेंगे। एक ऐसे टेंजेंट मारना। अब इस एंगल को आप कॉन्टैक्ट एंगल कहते हो। बेटा आराम से सोच लो मैंने क्या बताया। ये जो सरफेस एरिया है, कॉन्टैक्ट सरफेस, टेंजेंट, और एंगल कहाँ से ले रहे हो? इनसाइड द सरफेस। बेटा प्लीज़ ध्यान से देखो। और ये एंगल कैसा बनेगा? अगर मरकरी है तो ये एंगल कॉन्टैक्ट एंगल कैसा बना? एक्यूट या ऑब्ट्यूज़? ऑब्ट्यूज़ दिख रहा है बेटा? अगर पानी होता, यहीं पे हम पानी को लेते, तो पानी पूरा ऐसे फैल जाता है बेटा। ठीक है? पानी अगर फैलेगा तो इसका अच्छा सा डायग्राम कैसे बनेगा? रुको मैं अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। अगर कोई भी लिक्विड किसी दूसरे सरफेस पे फैलना चाहता है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे आता है बेटा। मैं एक ब्लू से बनाता हूँ पानी को। बेटा अगर किसी की इच्छा है फैलने की, तो ऐसा दिखेगा आपको, और फैलना चाहेगा। ये ऐसा शेप आएगा पानी का। तो अगर मैं इस पे, इस सरफेस के बीच में, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सरफेस पे टेंजेंट बनाता हूँ, तो ये एंगल जो इंटरनली आप नापोगे, देखो बेटा मैं ये वाले एंगल को थीटा 1 को कॉन्टैक्ट एंगल नहीं कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ। बड़ा अंतर साफ समझ लेना। तो अब बताओ, ये एंगल यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल कह रहा है। पानी, बेटा याद रखना, जिसको चिपकना है उसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, और जिसको नहीं चिपकना है उसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। तो कॉन्टैक्ट एंगल परपेंडिकुलर, देखो एक का ऐसा बनेगा और एक का ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा? जो डू नॉट वेट द सरफेस वाले होते हैं, बेटा ये सारे ना ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहे हैं अगर आप ध्यान दे रहे हो। वेट द सरफेस बिहेवियर वाले होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होता है। और जो डू नॉट वेट द, जो सरफेस पे नहीं चिपकते हैं, डू नॉट वेट द सरफेस वाला होता है, उनका कॉन्टैक्ट एंगल बेटा ऑब्ट्यूज होता है। क्या बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? कॉन्टैक्ट एंगल समझ आया बेटा? कॉन्टैक्ट एंगल हम किसके साथ नापते हैं? बेटा प्लीज ध्यान से देखना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट सरफेस, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, जहां पे ये सरफेस छोड़ रहा है वहां पे एक टेंजेंट बना। बेटा क्या आपको ये थोड़ी सी बात समझ आई? ये हल्की सी चीज ना, कि सर जो पानी है उसको आउटर सरफेस थोड़ा ज्यादा पसंद आता है और मरकरी अपने में रहना चाहता है। पता है, देखो बेटा, अगर मैं बहुत पतली सी पाइप लेके आऊं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, यही चीज आपको थोड़ा सा क्लियर करेगी।
ये देखो, सपोज एक पतली सी पाइप ऐसे बनी है, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी। बेटा फॉर्मूले में सारे पढ़ा दूंगा, कैपिलरी का मतलब समझो। कैपिलरी क्या होता है? एक बहुत पतली सी पाइप, जैसे मैं पानी को इसमें रखता हूँ ना, वो अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। क्यों? उसको ये कॉन्टैक्ट सरफेस पसंद है, वो लगातार ऐसे चढ़ना चाहेगा, क्योंकि देखो ये अट्रैक्शन बढ़ेगा। उसको लगातार सरफेस पसंद आ रहा है, वो ऊपर चढ़ना चाहेगा, ताकि वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस वाले के साथ बना सके, इस वाले के साथ। तो आप जब पानी को देखोगे बेटा, तो हमेशा कुछ ऐसे सरफेस दिखेगा, कुछ चढ़ता हुआ, कुछ ऐसे, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा सके। वाटर का बिहेवियर ऐसा कुछ दिखेगा, और वो हमेशा राइज होगा। अगर आप कहीं पे लिक्विड लेवल बना दो और एक पतला सा कैपिलरी रख दो, कैपिलरी इज नथिंग बट ए फाइन ट्यूब, तो आपको क्या दिखेगा कि दिस वाटर इज गोइंग अप, जस्ट बिकॉज कि इस लिक्विड को इस सरफेस के साथ कांटेक्ट ज़्यादा पसंद है, अपने से ज़्यादा, तो वो इस तरह बिहेवियर करेगा। बेटा देखो बात है ना कि मैंने अभी आपको कांटेक्ट एंगल बढ़ाया, आपको आगे की भी लगाना है कि सर अगर पानी राइज कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे आके इस तरह से डायग्राम बनाऊंगा, तो देखो सरफेस टेंजेंट, दिस विल बी कांटेक्ट एंगल। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? आपको हर जगह कांटेक्ट एंगल याद रखना है। मैं ऐसे बोलूंगा, देखो बेटा कैपिलरी राइज हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो कांटेक्ट एंगल कितना होगा? जो जिस लिक्विड में राइज होगा पानी का, पानी ऊपर चढ़ेगा, तो उसके लिए कांटेक्ट एंगल हमेशा एक्यूट आएगा। तो क्वेश्चन हम हमेशा इंटर रिलेटेड भी होते हैं, ऐसे नहीं कि कांटेक्ट एंगल एक जगह पढ़ लिया तो सर मुझे प्लेन सरफेस पे ही दो। ऐसे बनेगा तब मैं बताऊंगा कि वेट द सरफेस है, तो भाई सर क्या कहते हैं, ऐसे बनने पे आई एम क्लियर कि देखो ये रहा टेंजेंट और ये रहा एंगल। बेटा आपको कहीं पे भी सोचना है, कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन वही रहेगी कि सरफेस टेंजेंट और अंदर वाला एंगल। तो सॉरी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको बेटा, इस डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को थोड़ा करेक्ट कर लो, एक सेकंड देना। अंदर वाले साइड से हमें एंगल बनाना था ना, तो जिस पानी को चढ़ना होगा उसका बिहेवियर साइड से ऐसा होगा। अगर आप देखोगे तो मैंने उसको उल्टा बना दिया, ऐसे नहीं, ऐसे वाला तो बेटा ये दिखा रहा है कि हम दूरी चाहते हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर होगा। जो पानी ऊपर चढ़ना चाहेगा या जो भी कैपिलरी में राइज करना चाहेगा, अब साइड से देखोगे तो वो कुछ ऐसा चढ़ रहा होगा, ये वाटर होगा कैपिलरी के अंदर। और अगर तब तुम टेंजेंट बनाओगे, बेटा आंसर वही रहेगा जो मैंने बोला, थीटा। थीटा हमेशा एक्यूट आएगा। और कैसे नापते हैं? इनसाइड द वाटर सरफेस लेते हैं, देखो हमने यहाँ पे भी ये टेंजेंट बनाया और इनसाइड द सरफेस जाके लिया, मतलब अंदर वाला एंगल लिया, अंदर वाला। आप ऐसे नहीं बोलोगे सर ये टेंजेंट बना, ये रहा सरफेस, हम ये वाला एंगल लेंगे, नहीं बेटा हम अंदर वाला लेंगे। हमेशा याद रखना, पानी के लिए या जो वेट द सरफेस वाले हैं उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट ही आएगा। बेटा क्या आपको बात समझ आई? और इसी तरह अगर हम मरकरी को रख देते हैं, मरकरी को देखो बेटा, अगर हमने ट्यूब में ऐसे रख दिया, तो मरकरी का उल्टा बिहेवियर है, वो बोलेगा भाई अगर यहाँ तक मरकरी भरा हुआ है, पूरा मरकरी है, मरकरी मरकरी मरकरी, तो आप मरकरी को ऐसे ऑब्जर्व करोगे कि वो घुस के ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे। ये भी मरकरी है, ये कैपिलरी है, तो ये नीचे चले जाता है, ये लिक्विड नीचे चले जाता है बेटा, यहाँ खाली हो जाएगा। पानी के केस में अगर मैं मरकरी लेता हूँ बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक बार मरकरी बोलेंगे, एक बार वाटर बोलेंगे। वाटर के केस में हम लोग पाते हैं कि अगर हम एक पाइप बना देते हैं तो पानी चढ़ता है ऊपर, पानी ऊपर चढ़ जाता है। अगर यहाँ वाटर पड़ा है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो राइज होता है, कैपिलरी राइज। लेकिन हम मरकरी को देखते हैं तो उसको अपने में रहना, उसको इस सरफेस से पसंद ही नहीं है, तो जानबूझ के सिकुड़ जाता है और वो ऐसे शेप में आ जाता है, नीचे चले जाता है। यानी इसके लिए एच माइनस होगा। बेटा एच में बोल रहा हूँ कितना आप सरफेस से ऊपर हो कितना नीचे है, और इसके लिए एच पॉजिटिव होगा। और जब मरकरी के लिए तुम निकालोगे बेटा, अभी भी तुमको दिखेगा कि अगर मैं कांटेक्ट एंगल बना, मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इनर सरफेस से ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज आएगा। तो तुम चाहो तो बड़े लेवल पे ऐसे सोच लो कि जब मरकरी रखेंगे तो कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होगा, जब पानी रखेंगे किसी कैपिलरी में तो उसका बिहेवियर कुछ ऐसे होगा,
और तब कांटेक्ट एंगल एक्यूट आएगा। तो कांटेक्ट एंगल हमेशा इसी तरह बिहेव करेगा। अगर आपको सरफेस पसंद है, आप सरफेस से ज़्यादा चिपक रहे हो, तो बेटा एंगल एक्यूट आएगा। और अगर आप अपने में रह रहे हो, कोहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रही है, यानी मरकरी के केस में ऑब्ट्यूज आएगा। बेटा आपको ये बात समझ आ गई? डेफिनेशन ऑफ कांटेक्ट एंगल। आगे बढ़े। अभी हम कैपिलराइज को अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। हमने अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है इसकी, कांटेक्ट एंगल की। बेटा बस इतना याद, कई बार हम सरफेस एनर्जी जब बोलते हैं तो बच्चे गलती कर देते हैं। वो गलती क्या होती है? सरफेस एनर्जी बोला, किसी टीचर ने सरफेस एनर्जी को बोला, तो जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग कई बार सोचते हैं इसकी यूनिट जूल होगी। नहीं बेटा, आपको मैंने दिखाया था, हम सरफेस टेंशन जब लिखते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, या तो वर्क डन यानी वर्क डन पर यूनिट एरिया बोला था हमने। बेटा इस टर्म को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो आप जरा ध्यान से देख लो, एनर्जी की भाषा में सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी एक ही है। हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया। याद रखना बेटा। तो सरफेस एनर्जी की जो यूनिट आएगी, या तो आप देखोगे न्यूटन पर मीटर में निकाल लो, सरफेस टेंशन के बराबर ही है, या तो आप जूल पर मीटर स्क्वायर बोल दो, दोनों बात बराबर है, दोनों डायमेंशनली सेम है। तो यही बात लिखिए, इट इज द टोटल सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। बेटा मैं आपको ऐसे सिंपल से ना मैथमेटिकली भी समझो, मैं आपको एक छोटा सा रेन ड्रॉप दे देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई इसका रेडियस आर है, इस और इसकी टोटल सरफेस एनर्जी ई है। अब मैं आपसे बोलूँ सरफेस एनर्जी निकालो, अगर इसकी सरफेस पे एनर्जी ई है तो इसकी सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला या सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आप डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे, सर टोटल एनर्जी सरफेस पे ई है, ये सरफेस की एनर्जी है, सरफेस पे एट सरफेस। आप सिंपली क्या करोगे, इसको सरफेस एरिया से डिवाइड कर दोगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? टोटल एनर्जी ऑफ द Yes, sir. सरफेस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों ने ये समझा हो। बेटा ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था, आराम से देखो, वही वाला डायग्राम है बेटा। आगे चल के कि अगर मैं लिक्विड को बाहर खींच रहा हूँ तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे रोकेगा कौन? सरफेस टेंशन। पानी बोलेगा नहीं, मेरे को सरफेस एरिया नहीं बढ़ाना है। अब टू टाइम्स क्यों लिया? क्योंकि दो सरफेस एरिया, एक इस तरफ एक उस तरफ। वही चीज बेटा मैंने दिखाई कि आप सरफेस टेंशन बोलो या सरफेस एनर्जी बोलो, दोनों बात बराबर। वर्क डन पर यूनिट एरिया बोलो या फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलो। बेटा ये मैं इस पे काफी लंबा लेक्चर दे सकता हूँ। लेट अस सी, आपको क्या लगता है, जैसे मान लो बेटा यू एंजॉय कोल्ड सूप और हॉट सूप। बेटा आप ये मत बोलना सर मुझे सूप पसंद नहीं, कोई सूप तो आपको पसंद होगा डिफरेंट फ्लेवर का। कौन सा सूप आपको ज्यादा पसंद आएगा, वेदर इट इज हॉट और कोल्ड? Hot. हॉट बेटा। अच्छा, हॉट ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपल से पूछूं, अगर किसी के अंदर हॉट या टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब उसके पार्टिकल्स में कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? काइनेटिक ज्यादा होगी। अभी आप थोड़ी देर में देखोगे टेम्परेचर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन, ये जो पार्टिकल जितना नाच रहे होते हैं ना, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, या इंटरमोलिकुलर इनकी वाइब्रेशन कितनी होती है, उसको हम टेम्परेचर बोल देते हैं। तो भाई जो आउटर सरफेस है वो काफी ज्यादा मोशन में होगा, इनर भी मोशन में होगा, हॉट है,
बेटा कुल मिला के इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। जब गर्म होते हो ना तो फैल जाते हो, और जब फैल जाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब दूर जाओगे, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भर के आ गई इसके पास, बट ये जो बीच की जो खींचने वाली एनर्जी थी ना आउटर सरफेस पे, वो कम हो गई। अब जब आउटर सरफेस की एनर्जी ही कम हो गई, जैसे मैं ऐसे समझाता हूँ, ये आउटर सरफेस को देखो, जब कोल्ड है तो ये बोल रहा है इसके बारे में सोचो, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, और बड़ा अच्छा नेट फोर्स नीचे लग रहा है। लेकिन अगर ये हॉट हो गया, सपोज ये कोल्ड था और ये हॉट हो गया, हॉट होने के बाद ये पार्टिकल सारे दूर दूर चले जाते हैं। अब ये अट्रैक्शन और ये अट्रैक्शन वीक हो जाता है। अब वजह क्या थी सरफेस टेंशन की? वजह क्या थी सरफेस टेंशन की बेटा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हो गया वीक, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वी से सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। अब ये फोर्स ही वीक हो गया, तो खींचेगा कौन ढंग से नीचे? मेम्ब्रेन वाला बिहेवियर वीक हो जाता है। अच्छा ये बताओ, इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी का अट्रैक्शन आपस में कम हो गया, तो वो वेट द सरफेस टाइप का जाएगा या डू नॉट वेट द सरफेस जाएगा? बताओ। अगर आपका आपस में अट्रैक्शन कम हो गया है तो आप कैसा बिहेव करोगे? ऐसा? Wet the surface. सर वेट द सरफेस। वेरी गुड बेटा। अगर वेट द सरफेस गया तो अब मैं गर्म सूप पीऊंगा, टेम्परेचर बढ़ा, सरफेस टेंशन घटा, सरफेस टेंशन घटा, मैं वेट द सरफेस टाइप का हो गया, वेट द सरफेस गया, तो आपकी जीभ पे पूरा सूप फैल जाएगा। ये देखो बेटा टंग, मेरे से बेटा इससे अच्छी टंग नहीं बनेगी। आपने गर्म सूप पिया तो पूरा फैल गया। आपको समझ आया? वेट द सरफेस, टेस्ट बर्ड्स आपके जाग जाएंगे, हर जगह आपको टेस्ट आएगा। आपने ठंडा सूप बना, वो एक लंप बन के सीधे पेट में चला जाएगा। क्लियर रहा? याद रखोगे कि सरफेस टेंशन डू डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बेटा क्लियर रहा? अब बस वो सूप वाला एग्जांपल याद रखना, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इस तरह हम गर्म सूप पियेंगे, गर्म सूप पीने में पूरा जीभ के ऊपर फैल जाता है। और क्यों फैलता है? अरे सर उसका अट्रैक्शन कम हो गया ना। अब अट्रैक्शन कम हो गया आपस में, तो वो आराम से वेट द सरफेस करेगा। बेटा ये पॉइंट क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। Yes. अब कोई बच्चा बता सकता है सर इंप्यूरिटी डालने से सरफेस टेंशन कैसे डिक्रीज हो जाएगा? सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो। एक लिक्विड है, दोस्तों के बीच की कहानी है ये। ऊपर वाले जितने दोस्त हैं और नीचे वाले दोस्त हैं, मजबूती है, देखो अट्रैक्शन है। अब किसी ने ये इम्प्यूरिटी डाल दी, देखो पार्टिकल ए पार्टिकल ए पार्टिकल ए, आपस में सब पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे हैं, सरफेस टेंशन अच्छा है, मजबूत है। अब इम्प्यूरिटी भी बेटा, इम्प्यूरिटी भी वैसे डिपेंड करेगा, पर ये आंसर जनरल है बेटा। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इम्प्यूरिटी। जरा ऐसे सोचो, ये ए है, ये ए है, बीच में बी आ गया तो, और इसका अट्रैक्शन नहीं है इसके साथ, बीच में बी आ गया, बी और ए में अट्रैक्शन नहीं है, बस वो इम्प्यूरिटी है, एक ऐसा पार्टिकल जो बीच में पड़ा हुआ है। अब वो ए और बी के बीच में, या बेटा सोचो कि ए की दूरी बढ़ जाएगी, वो एक ही जगह ले लेगा, ऐसा सोचो। अब ये दोनों के बीच की दोस्ती थोड़ी कमजोर हो गई क्योंकि बीच में बी आ गया। अब दोस्ती हो गई वीक, तो अट्रैक्शन घट गया ना बेटा ए और ए के बीच में। क्या आप बात समझ पाए? अट्रैक्शन घट गया ए और ए के बीच में, तो सरफेस टेंशन कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। समझ गए? यस Yes. सर। ठीक है बेटा। बेटा ये वो पढ़ भी रहोगे साथ साथ। अभी हम लोग कैविटी, ड्रॉप्स, बबल्स की बात करेंगे, अच्छे से करेंगे। बेटा डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैविटी, बबल एंड ड्रॉप? अच्छा देखो, एक लड़का पानी के अंदर, मैं ऐसे समझाता हूँ, कैविटी, और ये समझना पड़ेगा वरना आप न्यूमेरिकल्स गलत करके आओगे। बबल, ड्रॉप।
बेटा मान लो चिंटू पानी के अंदर जाके सांस लेता है, तो जो हवा निकलती है वो कुछ ऐसी है। इसको आप क्या कहोगे? कैविटी, बबल या ड्रॉप? चारों तरफ पानी है और ये हवा है जो ऊपर जा रही है। पानी के अंदर बुलबुले बन के ऊपर आते हैं ना बेटा। आप क्या कहोगे इसको? हाँ, मैं चैट पे पढ़ रहा हूँ बेटा, बता सकते हो। बेटा हम कैविटी किसको कहते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं एक एक करके सबको मौका दे रहा हूँ। मैं सारे चैट पढ़ भी रहा हूँ बेटा। मान लो बारिश की एक बूंद गिरती है, रेन ड्रॉप। चलो इसके सामने तो मैंने ड्रॉप लिख दिया। और आप मान लो कि कोई बच्चा जब साबुन यूज कर रहा है तो एक बबल फॉर्म में होता है, तो बबल। अंतर क्या होता है बेटा इसमें तीनों में? 1 2 3। ऐसे समझाता हूँ। सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, जिसको हम कैविटी बोलेंगे, या तो आप एयर बबल इनसाइड द वाटर बोलोगे। दोनों भाषा, देखो ऑथर कैसे लिखना चाहता है उसकी मर्जी। आप इसको कैविटी बोलो या और एयर बबल इनसाइड द फ्लूइड या वाटर बोलो। इसको जब ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा शेप होगा इसका। एयर, वाटर, 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 वाटर। तो तुम बताओ इसके पास कितना सरफेस एरिया है? वाटर वाला सरफेस एरिया कितना है? 1 है कि नहीं? सिर्फ ये वाला दिख रहा है। कैविटी के अंदर सिर्फ एक सरफेस एरिया होता है। रेन ड्रॉप के पास क्या होता है? वाटर, एयर। तो इसके पास सरफेस एरिया कितना हो गया बताओ? 1 सरफेस एरिया। लेकिन आप सोप बबल के पास जाओ, सोप बबल से पूछो, आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ, कितने सरफेस एरिया है इसके पास? 1 और 2। क्यों? एयर, एयर, वाटर। क्लियर हुआ? ये बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब सरफेस एरिया का खेल है। यहाँ पे ना हमेशा डबल आएगा प्रेशर या सब कुछ। रेन ड्रॉप में और कैविटी में 1 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमेरिकल्स में, और इसमें सब बबल्स में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 सरफेस एरिया हैं। क्या आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बेटा कि तीनों का अंतर पता रखना जरूरी है? आई होप बेटा आप लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया हो कि सरफेस एरिया जो सोप बबल होते हैं उनके पास 2 होंगे, बाकी सबके पास सरफेस एरिया 1 होता है। पानी वाला सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ या लिक्विड वाले सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। अब जरा डायग्राम एंजॉय करते हैं। आई होप आपको डायग्राम समझ आ रहा होगा। देखो, बबल, ड्रॉप, सरफेस एरिया देखो। क्लियर रहा बेटा? आप Yes, sir. ये अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 2 फ्री सरफेस होते हैं बबल के पास बेटा, देखो, एक इनसाइड एक आउटसाइड। ड्रॉप के पास बेटा एक ही होता है। और कैविटी से हम कैसे बोलते हैं? जिसमें एयर इनसाइड हो, जैसे एयर बबल इनसाइड द फ्लूइड। बेटा ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा रखा है। ये वही डायग्राम्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि अगर अगर बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी बेटा कोई ऐसी लिक्विड है ना जिसमें से चम्मच को बाहर, जैसे किसी ऑयल वाले कंटेनर से किसी स्पून को बाहर निकालते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों?
बेटा अगर मैं ना ऑयल वाले टैंक से इफ ना एक ऑयल भरा हुआ है या घी का डब्बा है जैसे भी है, उसमें से जब मैं चम्मच निकालता हूँ ना, तो कुछ मेरा लिक्विड साथ में जाता है ऐसा। अब तुम उस चम्मच को निकाल के भी सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो। अब इसको पसंद नहीं आएगा लिक्विड को, वो बोलेगा चलो नीचे आ जाओ, डाउनवर्ड आओ, खत्म करो ये। अब वही चीज़ उल्टी मैंने समझाई थी, अगर किसी चीज़ को रख देते हो जो सरफेस काटना चाहता है, तो कुछ इस तरह से फोर्सेस लगते हैं। बेटा देख पा रहे हो? आप किसी भी तरह से सरफेस को डिस्टर्ब करोगे, ये अपोज़ करेगा। आप आपने पानी के अंदर से अच्छा बेटा कभी आप लोगों ने पेंटिंग की है? कभी किसी बच्चे ने पेंटिंग की है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. होता क्या है ना, जैसे एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। आप ना पेंट ब्रश को ऐसे पानी में डालो, तो उसको देखो, उसका बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब इतना गंदा नहीं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, वो उसके वायर्स थोड़े फ्री हो जाते हैं। और उसी पेंट ब्रश को बाहर निकालो, उसके वायर बिल्कुल नाराज़, वो आपस में ऐसे बैठ के सारे वायर ऐसे हो जाते हैं। बेटा ये वायर मतलब जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको अंदर वो बिल्कुल ला 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 मतलब टाइप वो घूमते फिरते दिखेंगे पानी के अंदर, और पानी के बाहर आते हुए ऐसे पैक हो जाते हैं। बेटा ऐसा क्यों होता है? बेटा पानी के अंदर सरफेस टेंशन नहीं है, तो इनको जो चाहे वो वैसे करें, फ्री हैं घूमने के लिए। पानी के बाहर निकालते तो इसमें पानी रह जाता है थोड़ा-सा। पानी कैसा बिहेव करना चाहेगा बेटा? लोएस्ट सरफेस एरिया ना, अरे जो एक-एक स्ट्रैंड है ना, उसके ऊपर एक पानी की लेयर जम जाती है। तो लेयर सारे ऐसे स्ट्रैंड्स के ऊपर जम जाती है, तो वो सारी पानी की बूँदें बोलती हैं हम मिल जाते हैं और एक सबसे कॉमन लेयर बना लेते हैं। आपको बात समझ आई? बेटा ये सारे एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे ही घुमा-घुमा के ही पूछेंगे। अगर मैं ब्रश को पानी के अंदर रखता हूँ, तो सरफेस फिनोमेना है, सरफेस टेंशन नहीं था, सरफेस फिनोमेना। ये फ्री है, हर स्ट्रैंड फ्री है, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो, जस्ट इमेजिन एवरी स्ट्रैंड हैविंग वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे ही तुमने इसको बाहर निकाला, अब इतने सारे न्यू सरफेसेस क्रिएट कर दिए हैं, अब इनको पसंद ही नहीं आएगा, ये लोग आपस में मिल जाएँगे। बोलेंगे हम बड़ी बूँद बनाएँगे, छोटी बूँद हमेशा बड़ी बूँद बनाना चाहती है, क्योंकि छोटी बूँद का सरफेस एरिया मिला के ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू बड़ी बूँद। बात समझ आई बेटा? Yes, sir. अब देखो, बेटा ये आपको याद करने के लिए बोला है कि जो क्रेस्ट और ट्रफ है, बेटा कुल मिला के उसको फ्लैट सरफेस बनना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाहे क्रेस्ट बनाओ, चाहे ट्रफ बनाओ, आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो। आप खुद ही फ़ील करो ना कि एक सीधी लाइन खींची है, तब सरफेस एरिया कम होगा। अगर आप समझ पाओ, तो किसी तरह से सरफेस एरिया तब सबसे कम है कि जब आप बिल्कुल किसी छोटे से एरिया को देखोगे तो फ्लैट दिखना चाहिए। आपने उसको उठाया तो भी सरफेस एरिया बढ़ी, उसको दबाया तो भी सरफेस एरिया बढ़ी, तो वो दोनों को अपोज़ करेगा। सरफेस एरिया बस चेंज मत करो, बढ़ाओ मत। आई होप बेटा आपको ये पॉइंट क्लिक करेगा। बेटा ये बात समझ आ गई? अगर हमारा इस तरह का सरफेस है, तो आपने झुका रखा है तो फ़ोर्स ऊपर लगेगा। देखो, आराम से देख लो बेटा। बेटा क्या ये डायग्राम क्लियर है? आपको सरफेस का फ़ोर्स इमेजिन करना है भाई। ये लिक्विड पहले वाले डायग्राम में जहाँ पे नीचे की तरफ फ़ोर्स लगा रही है, अगर आपने इस तरह ट्रफ टाइप का बनाया तो ऊपर की तरफ फ़ोर्स लगेगा बाय द सरफेस। अभी इतनी बड़ी भाषा लिख दी, इसको समझाता हूँ मैं। वो ये कह रहा है कि भाई जो कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस वो बना है तो ज़रूर दोनों में अंतर होगा। मतलब कैसा अंतर? यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर का डिफ़रेंस होगा। यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर का डिफ़रेंस होगा। क्योंकि सरफेस टेंशन थोड़ा ज़्यादा दबा देता है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। सरफेस टेंशन की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा। उसी को डेल्टा पी डिफ़रेंस को हम कर्व के बेसिस पे पढ़ सकते हैं। बेटा मैं तुमको एक सिंपल थंब रूल देता हूँ। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे, डोंट वरी।
पहले थंब रूल की तरह नोट कर लो बेटा, दिस साइड इज कॉल्ड कॉनकेव साइड, जहाँ, और ये कॉन्वेक्स साइड। बेटा आपको ये समझ आ रहा है, ये कॉनकेव साइड कहलाएगी अगर ये बाउंड्री है। इतना सब पढ़ोगे, इससे अच्छा ये लाइन याद कर लो पहले जो मैं बता रहा हूँ। ये बाउंड्री है, ये कॉनकेव साइड है और ये कॉन्वेक्स साइड है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, अभी हम मैथमेटिकली निकालेंगे बेटा, डोंट वरी। पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स, हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है और ये ऐसा होता है। अब आप बोलोगे सर ये है क्या, कौन सी भाषा लिख दी आपने? सिग्मा तो सरफेस टेंशन था, ठीक है सर। आर क्या है बेटा? आर इस सरफेस का, अगर मैं इस सरफेस को पूरा सर्कल टाइप का बनाऊं, या मैंने इसको इसको ना इस पेरिफेरी का कोई रेडियस बनाऊं ना, तो आर वो रेडियस है। बेटा आपको क्या थोड़ा सा समझ आया? ये मैथमेटिकली फॉर्मूला समझ आया? कनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स से, और वो कितना ज़्यादा होता है? 2 सिग्मा बाई आर पर लेयर। पर लेयर इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मैं यही चीज़ सोप बबल के लिए लिखता ना बेटा, सोप बबल में 2 लेयर होती हैं। लेयर 1, ये एक फिल्म दिखा रहा हूँ, अंदर इनसाइड प्रेशर। बेटा अगर मैं एक सोप बबल बना दूँ, तो कुछ आपको ऐसे इमेजिन करना चाहिए, और पी इन अंदर यानी कॉनकेव साइड में, और पी आउट, बेटा इतना अंतर आ जाता है, पी इन माइनस पी आउट इक्वल टू, एक लेयर की वजह से 2 सिग्मा बाई आर, तो 2 लेयर की वजह से अपने आप बोल दोगे 4 सिग्मा बाई आर, और फिर तुम बोलोगे सर आपने तो फंडा सिखा दिया। इसको मैथमेटिकली एक बार फील कर लो, मैं हर न्यूमेरिकल में इसको एडजस्ट कर दूंगा, हर न्यूमेरिकल में एडजस्ट हो जाता है। कनकेव माइनस कॉन्वेक्स इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर पर लेयर। अब 2 लेयर दोगे तो मैं 4 लिखूंगा ही लिखूंगा। बेटा क्या ये आपको याद रहा? इसको थंब रूल की तरह याद कर लो, डेरिवेशन भी है बेटा, डोंट वरी, याद रहा। बट इट्स जस्ट लाइक हर जगह यूज होगा, कभी भी कर्व सरफेस दिखा हम चिपका देंगे। तो बेटा इस डायग्राम के हिसाब से कैसे चिपकाओगे? यहाँ पे पहले वाले डायग्राम को देखो, बी वाले पे कैसे रखोगे? विच इज कॉन्केव साइड, ये वाली। तो आप ऐसे बोलोगे सर P1, यहाँ P आउट, तो P1 माइनस पी आउट इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर। और यहाँ पे कैसे बोलोगे? सर ये कॉन्केव साइड है, P आउट P1, तो P आउट माइनस P1 इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर। क्या बेटा आपको बात समझ आ गई? कनकेव का Yes, ज़्यादा, कन्वेक्स का कम, ठीक है। और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ये वाली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है। ये बेस बनेगी सारे फॉर्मूलेस के, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखवा दिया। अब जो पी इन माइनस पी आउट लिखे थे ना, उसको प्यार से हम लोग एक्सेस प्रेशर लिखते हैं। एक्सेस प्रेशर क्रिएटेड बाई सरफेस टेंशन। अब इतना गंदा डायग्राम बनाएंगे तो लोग मतलब इतना लैंग्वेज लिखेंगे तो बच्चे डर जाते हैं। बेटा एक्सेस प्रेशर वही है जो मैंने आपको ऐसे समझाया, इस लेटर से दिस इज पी इन, दिस इज पी आउट, तो पी इन माइनस पी आउट इक्वल टू 4 सिग्मा बाई आर, सुप बबल के लिए। वाटर ड्रॉप के लिए वो 2 सिग्मा बाई आर होता। अच्छा बेटा देखो, आपको ये फील करना पड़ेगा व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। ये लिक्विड में होता ही नहीं अगर सरफेस टेंशन ना होता। अगर ये दोनों लेयर्स आपस में दबना नहीं चाहती, तो ये इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता आउटसाइड से। दैट्स वाई, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। बेटा ये सरफेस टेंशन की वजह से आता है। हम इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, और बेटा इसका डेरिवेशन करने की सोचते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो साथ साथ थोड़ा पेशेंस दिखाना। सपोज आपने एक बहुत बड़ा सोप बबल बना लिया, बट इसको बड़ा बनाना अपनी कॉपी में, और आप अंदर जाके एक ऐसा मतलब ऐसा सोचो, आपने कुछ नहीं किया, आपने एक ना वो काट दिया दिमाग में, ये सोप बबल है। आपने क्या किया, इसके ऊपर जाके, रुको मैं फाइन पेन लेता हूँ, हाँ, आपने इसके ऊपर एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन बनाई, ये इमेजिनरी है, और यहाँ पे खड़े होकर लिखा अच्छा भाई तू पी आउट बन जा। अब तुम इस लिक्विड के अंदर हो, यहाँ पे हो,
लिक्विड के अंदर, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे पी इन होना चाहिए। अब ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ? देखो बेटा, हर सरफेस अपने आप को ऐसे खींचता है, श्रिंक करने की कोशिश करता है। देखो, मुझे पता है कि इसको इमेजिन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो ये हुआ सरफेस टेंशन का फोर्स। वो हमेशा क्या चाहेगा कि सरफेस छोटा हो जाए, सरफेस छोटा हो जाए। बेटा वो इस तरफ से भी लग रहा होगा, डोंट वरी, वो चाह रहा होगा सरफेस श्रिंक कर जाए। आपने एक पार्ट ऐसा इमेजिन किया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन इमेजिनरी लाइंस पे ऐसे लगेगा कि भाई किसी तरह से ना एरिया छोटी हो जाए यार, एरिया छोटी कर देते हैं, एरिया छोटी कर देते हैं। कुछ इस तरह से सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है। अच्छा बेटा बताओ, अगर मैंने ये जो इमेजिनरी लाइन है ये वाली, ये एग्जैक्ट मिड से खींची है, मिड से, मतलब ऐसे जैसे कि दो बॉल्स की तरह वो कट जाए बीच से, मतलब ये एग्जैक्ट मिड में हेमिस्फेयर बनाने हैं मुझे इक्वल के, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में ये लेंथ कितनी आएगी बेटा? मुझे ये फोर्स निकालना हो तो व्हाट विल बी द लेंथ बेटा बताओ? बेटा मेरे को ना एफबीडी बनाना था, तो मैंने ऐसे बोला, लेट अस से पी आउट इनटू दिस एरिया, लेट अस से पी इन इनटू दिस एरिया। बेटा 10 सेकंड का फोकस रखना, क्लियर हो जाएगा। पी इन इनटू दिस एरिया, तो बेटा ये परपेंडिकुलर एरिया कितना आएगा ये बताओ? क्या पाई आर स्क्वायर आएगा? अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि सरफेस टेंशन बोलेगा, अरे सर लेंथ को ध्यान से देखो, ये बनेगी लेंथ 2 पाई आर, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो फोर्स कितना आ जाएगा? लेंथ यहाँ कितना आया? 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ आया। अच्छा कितनी लेयर थी बेटा, एक लेयर थी कि दो लेयर थी? अरे ध्यान से देखो बच्चों, दो लेयर हैं, एक अंदर और एक बाहर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। लेयर के हिसाब से हम फोर्स निकालते हैं बेटा। अब अगर मैंने इस, बेटा देखो, और ये एक दो बार में ही समझ आती है तो थोड़ा पेशेंस रखना। इस तरफ से पी आउट इंटू परपेंडिकुलर एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पी इन इंटू परपेंडिकुलर एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से ऐसे सरफेस टेंशन एक्टिंग, सरफेस टेंशन इंटू दो लेयर की वजह से दो, और लेंथ कितनी आई 2 पाई आर, ये वाली लेंथ बेटा, ये वाली देखो। मैंने एफवीडी बना लिया। अब मुझे एफवीडी में 3 फोर्स दिखे, 1 सरफेस टेंशन वाला, 2 और ये 3। तो मैंने बोला आउटसाइड प्रेशर प्लस सरफेस टेंशन मस्ट बी एट इक्विलिब्रियम मस्ट बी इक्वल टू 3। इनसाइड प्रेशर ये है फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर, फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर, ये है सरफेस टेंशन वाला फोर्स, और ये है बेटा आपका आउटसाइड प्रेशर वाला फोर्स। जैसे ही तुम इनको इक्वेट करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। बेटा देखो, आप जैसे इसको लिखोगे पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर इक्वल टू पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जैसे ही इसको इस तरफ भेजोगे आपको मिल जाएगा पी इन माइनस पी आउट, निकाल लो, दैट इज कॉल्ड डेल्टा पी। बेटा अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो डेल्टा पी, पी इन, ये पी डेल्टा पी इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर एंड इज नथिंग बट पी इन माइनस पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपका है सिग्मा 4 पाई आर। तो मैं उस पाई आर स्क्वायर को नीचे भेजता हूँ एंड आई विल गेट, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, और आई विल गेट डेल्टा पी एज सिग्मा बाई 4 आर। अब आपको समझ आया? बेटा देख लो, हम जैसे ही लिखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4 सिग्मा बाई आर। क्लियर रहा? पर लेयर कितना आया? 2 सिग्मा बाई आर आया। अब बेटा देखो, पी आउट को इधर ले जाओ, पाई आर स्क्वायर कॉमन लो, और इसको डिवाइड कर दो पाई आर स्क्वायर से, तो पाई आर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 सिग्मा और नीचे बचेगा आर। तो अगर ये दो लेयर के हिसाब से आया पर टू लेयर, तो एक लेयर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स विल बी
2 सिग्मा बाई आर पर लेयर। क्या आपको डेरिवेशन समझ आ गई? और यही हम लोग आपको याद करा देते हैं। डेरिवेशन भी है बेटा, बट आप उसको इस फॉर्म में याद करोगे तो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी। कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स इज 2 सिग्मा बाई आर। बेटा बहुत मुश्किल है नहीं समझना कि सर ये लाइन कौन सी थी, सर ये क्या किया आपने। बेटा थोड़ा सा ऐसा समझो कि लिक्विड अपने आप श्रिंक होना चाहता है। आप यहाँ खड़े होके एक पर्टिकुलर लाइन को, इमेजिनरी लाइन को इमेजिन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये अपने आप ऐसे श्रिंक होना चाह रहा होगा। सरफेस टेंशन उस पूरे बबल को दबाना चाह रहा है। बाहर का प्रेशर भी वही करना चाह रहा है। और बबल दब नहीं रहा है तो अंदर वाला महान होगा। यही तो बात है। जब आप इस पे ध्यान दोगे आपको समझ आ जाएगा। अंदर वाला मिलके सरफेस टेंशन को भी बैलेंस कर रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर को भी बैलेंस कर रहा है। तो अगले वाले की रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी अंदर वाले की। तो हमेशा इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा। कॉनकेव साइड विल हैव ऑलवेज मोर प्रेशर देन द कॉन्वेक्स साइड। और आप प्लीज बेटा इस फॉर्मूले को याद कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स विल बी डायरेक्टली यूज्ड इन एवरी केस। अब वो कैसी भी आप बाद में आपको तंग करे, आखिरी में वो यहीं पे लेके जाएगा 2 सिग्मा बाई आर पर लेयर। मतलब वो बेसिस बनेगा अच्छे न्यूमेरिकल्स का। बेटा क्या आपको ये बात समझ आ गई? एक्सेस प्रेशर, आगे बढ़े। Yes, sir. सर हाँ बेटा बोलो। सर वो कॉनकेव सरफेस का प्रेशर क्यों ज्यादा होगा वो वाला एक बार। अच्छा ठीक है बेटा, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बोला बेटा देखो, ये कोई लाइन मैंने बनाई थी, ये वाली लाइन। ये आप खुद भी ऐसा सोचो कि वहां नहीं है, या ये इमेजिनरी लाइन है। अगर मैं इसको दिमाग में तुम्हारे से बोलते इसको काट के ऐसे साइड से देखो, तो आप क्या देखोगे कि हर बार ये ऐसे श्रिंक हो। बेटा अगर कोई चीज लिक्विड श्रिंक होना चाहता है तो सरफेस पे वो कैसा फोर्स लगाएगा? ये इधर भी ऐसा लग रहा होगा। बेटा आप ध्यान से सोचो कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लाइन को सोचते हैं तो वो टेंजेंशियली, बेटा टेंजेंट वाइज समझ रहे हो? अगर एक सरफेस है, अगर मैं उसको हर टेंजेंट पे खींचूंगा, जैसे आप बैलून को खींचते बेटा, कभी ऐसा होता है कि बैलून फट जाता है, जमीन पे पड़ा होता है, आप उठा के उसको खींच रहे होते हो। आप जरा फील करो, फोर्स कहाँ लगाते हो? अलोंग द सरफेस लगाते हो ना। जी सर। तो सरफेस टेंशन वही काम कर ही रहा है ऑलरेडी। वो अलोंग द सरफेस ऐसे खींच रहा है, खींच रहा है। हमने एक साइड जानबूझ के ले लिया। हमने एक हेमिस्फेयर आधा वाला ले लिया और यहाँ खड़े होकर सोचा एक्सटर्नल प्रेशर से दबा रहा है। सरफेस टेंशन भी यही चाह रहा है कि वो सरफेस एरिया कम कर दे। जब दोनों मिलके उसको दबाना ही चाह रहे हैं तो अंदर जो हवा फंसी है वो बोलेगी नहीं, मैं अकेले संभालूंगी दोनों को, सरफेस टेंशन को भी और एक्सटर्नल प्रेशर को भी। अब ये अकेले मिलके संभाल रहा है पी इंटरनल, तो बेटा ये इससे तो ज्यादा हो गई क्योंकि इसको सरफेस टेंशन को भी बैलेंस करना है। आपको बात समझ आई? जी सर। ठीक है बेटा। ये बेटा मैंने आपको अभी कराया, एक्सेस प्रेशर क्यों ज्यादा होता है। और ये वेल डिफाइंड है कि मतलब अच्छी तरह से आपके साथ शेयर हो जाएगा बेटा। याद रहेगा बेटा, पर लेयर 2 सिग्मा बाई आर आएगा। ये बेटा उन्होंने किसका लिखा है 2 सिग्मा बाई आर? एयर बबल का। हमने कौन सा बबल लिया था? सोप बबल, तो 4 सिग्मा बाई आर आया था। आप अगर एयर बबल के लिए डिराइव करोगे तो एक ही लेयर लेना। आपको आखिरी में बेटा यही बस बोला गया है, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2 सिग्मा बाई आर पर लेयर याद कर लो। सोप बबल में बस 4 सिग्मा बाई आर हो जाएगा बेटा। कैपिलरिटी की डेफिनेशन समझ लो बेटा बस। पतली सी पाइप रख दो ना पानी में, पानी ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी इतना सा है। कैपिलरी एक्शन इज नथिंग बट, बेटा आपने कभी देखा है जैसे किसी पेड़ को उखाड़ते हो, ऐसा मत करना कभी। बट सैपलिंग्स जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं बड़ी फाइन फाइबर टाइप की दिखती हैं। अगर आप कभी कभी भी कुछ ऐसे डायग्राम बनाओगे बेटा, जैसे ये रूट्स हैं तो रूट के साथ आपको ऐसे ऐसे दिखता है बेटा।
बेटा कभी तो गार्डनिंग की होगी, कुछ तो किया होगा। ये पता है क्यों होता है? पानी पीने के लिए होता है या न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए होता है। आपको समझ आ रहा है? कैपिलैरिटी हम अपने आसपास भी देखते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ देखते हैं। बेटा और कोई कैपिलरी राइज का एग्जांपल आपको नॉर्मल लाइफ में दिखता हो? स्पंज अंकल को देखा है? स्पंज अंकल, स्पंज कैसा बिहेवियर शो करता है बेटा? सोचो ना क्या रीजन है कि स्पंज में हर जगह पानी रहता है, यहाँ पे क्यों पानी? उसको तो नीचे चला जाना चाहिए। आप स्पंज को थोड़ा सा पानी में डुबो दो और फिर बाहर निकालो तो यहाँ पे भी पानी होगा, ऊपर भी, नीचे भी होगा, ऊपर भी, क्योंकि इसमें इतनी छोटी छोटी कैपिलरी रहती है कि पानी इस पे चढ़ के ऊपर तक चले जाता है। बेटा अपने आसपास बहुत सारे फिनोमिना हैं कैपिलरी राइज से रिलेटेड, थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करो, आपको जिंदगी भर याद रहता है अगर आप एक दो चीजों को करना चाहोगे। और कैपिलरी राइज बेटा अच्छा टॉपिक है, इसमें हमारा वही कांटेक्ट एंगल और सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। अब ये फैक्टर है, अभी हम डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूला की राइज हाइट की कि पानी कितना ऊपर चढ़ता है, तो तुम्हें दिखेगा नैरोअर द ट्यूब ग्रेटर द हाइट। पतली इसीलिए जो पेड़ है वो ये जो जड़ों के पास में रहता है ना बेटा, फाइबर्स टाइप की बहुत नैरो पतली पाइप्स होती हैं ताकि पानी ज्यादा आसानी से चढ़ सके। बस दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। रुको बेटा मैं ये डायग्राम ये वाला क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, नैरोअर ट्यूब में हाइट ज़्यादा होगी, अगर मैं इसका रेडियस कम लूँ और यहाँ पे मैंने सॉरी हाँ रेडियस कम लूँ तो हाइट बढ़ जाती है, h1 विल बी ग्रेटर देन h2। ये बस इतना सा दिखा रहा है। बेटा मेनिस्कस लिखा है, मेनिस्कस क्या होता है बेटा? मेनिस्कस इस सरफेस को कहते हैं, ये जो बनता है ना ये सरफेस दिस कॉल्ड मेनिस्कस। अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको, पानी ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, दिस सरफेस इज कॉल्ड मेनिस्कस। इसको हम अलग से पढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी, अभी बस जानो कि इसको मेनिस्कस कहते हैं। वी स्टडी दैट सरफेस डिफरेंटली। अच्छा जरा सोचो बेटा, हमने यहाँ पे क्या बोला? इस पॉइंट में सिर्फ इतना सा है कि हाइट किस पे डिपेंड करती है, अगर हम रेडियस को कम करते हैं हाइट बढ़ जाती है बेटा। मरकरी में उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था, डिप्रेशन आता है बेटा। देखो मरकरी अंकल ऐसे दिखेंगे, हर जगह याद रखना बेटा। कांटेक्ट एंगल हमने कैसे निकाला था? हम लोगों ने कांटेक्ट एंगल यहाँ पे कैसे निकालोगे? कांटेक्ट एंगल थीटा ऑब्ट्यूज, मरकरी के लिए याद रखना थीटा ऑब्ट्यूज रहता है, वाटर के लिए थीटा एक्यूट रहता है। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया है बेटा, एनसीईआरटी खोलोगे ना तो कांटेक्ट एंगल वहां अच्छा समझाया है। अब बेटा ये तो समझ ही आ रहा है, जब उसको सरफेस बाकी सरफेस पसंद नहीं है तो इसका शेप कॉन्वेक्स टाइप का होगा और जो पानी वाला शेप होगा वो कॉनकेव टाइप का रहा होगा। तो बेटा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। और ये एडेशन और कोहेशन की वजह से था, मैंने आपको समझाया था। पानी को कांटेक्ट वाले सरफेस ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए वो चढ़ने की कोशिश करता है उसके ऊपर। पानी किसी ट्यूब में ऐसे बिल्कुल चिपक कैसे चढ़ने की कोशिश करता है ऊपर जितना चढ़ पाए, तो हमेशा इसका मेनिस्कस कुछ ऐसा दिखेगा, कॉनकेव। आप यहाँ खड़े होगे तो आपको कॉनकेव दिखेगा। मरकरी को अपने में रहना है भाई, उसका शेप जब तुम ऑब्जर्व करोगे ऐसा दिखेगा, वो अपने में रहना चाहता है। तो यहाँ पे खड़े रहोगे तो कॉनकेव, लेकिन जब बाहर खड़े होकर देखोगे तो कॉन्वेक्स। मरकरी हम बाहर से हमें कॉन्वेक्स शेप में दिखेगी, जस्ट बिकॉज कि वो उसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं तुमको ये दो डायग्राम देके पूछूं सरफेस टेंशन किस में ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? मरकरी में या पानी में? ये एच है और ये वाटर है, सरफेस टेंशन किस में ज्यादा दिख रहा है बताओ, पानी में या मरकरी में? सरफेस टेंशन की वजह क्या होती है वो सोचोगे तो आंसर तुरंत क्लिक करेगा।
तुरंत क्लिक करेगा बेटा आंसर। मैं चैट में देख लेता हूँ, बच्चे चैट में भेज रहे हैं। गुड बेटा, गुड। नहीं बेटा, देखो बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, मैं समझाता हूँ बेटा, डोंट वरी। मरकरी में ज़्यादा है बेटा सरफेस टेंशन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता था, जहाँ कोहेशन ज़्यादा होगा। आप एक थंब रूल की तरह समझ लो, सरफेस टेंशन की वजह यही है कि भाई ये दो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी ज़्यादा है। तुम खुद सोचो, अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा है। देखो टेम्परेचर देके हमने इस फोर्स को वीक कर दिया था, क्योंकि पार्टिकल दूर चले जाते हैं, सरफेस टेंशन घट गया था। हमने जब बीच में इम्प्योरिटी डाल दी थी तो भी फोर्स वीक हो गया था, सरफेस टेंशन घट गया था। अब बेटा देखो, सरफेस टेंशन तो ज़्यादा ही होगा ना, जब दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा। तो आंसर है मरकरी। तो आई होप बेटा आप ये डेफिनेशन याद रखोगे एडिशन एंड कोहेशन की। सेम मटेरियल कोहेसिव। बेटा एडिसिव में हम चीज़ों को जोड़ते हैं, पता है कैसे? फेविकॉल एक तरफ से एक लेयर से चिपक जाता है मटेरियल की, दूसरी तरफ से दूसरी लेयर से, और आपका मटेरियल चिपक जाता है। ये मैंने आपको समझाया था बेटा कि जब आपका एडिसिव ज़्यादा होता है तब हमारा वेट द सरफेस होता है, और जब कोहेसिव ज़्यादा होता है डू नॉट वेट द सरफेस होता है। द वेटिंग एंड नॉन वेटिंग एक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टैक्ट एंगल। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अंदर वाला एंगल लेना बेटा, याद रखना। देखो डायग्राम देखो बेटा, इज इट क्लियर? आप लोग को ये डायग्राम समझ आया? यस सर। सरफेस टेंशन इज रियली वेरी लेंदी टॉपिक। अभी तक मैंने इसको थ्योरेटिक, देखो जिसको ये थ्योरेटिकली नहीं समझ आएगा उसके न्यूमेरिकल नहीं होने वाले, और जब तुम्हें थ्योरेटिकली समझ आएगा तो न्यूमेरिकल इजी लगेंगे, बट इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत बन सकते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा। तो बेटा मैं इस नोट पे आज की क्लास ख़त्म करता हूँ, ये स्लाइड ख़त्म करके, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ ये स्लाइड। मैं क्लास ख़त्म करूँ बेटा? बेटा मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा जो बच्चा मुझे मांगेगा। ये मैं एनकरेज करने के लिए कर रहा हूँ कि सारे बच्चे क्लासेस अटेंड करें।